बच्चों, आज हम आपका हिंदी साहित्य में पार्ट 5 पढ़ेंगे, मिठाई वाला, है ना? इसका ये भाग 2 है। इससे पहले मैंने आपको इस पाठ का आधा भाग पढ़ाया था, है ना? तो इस पाठ का आधे भाग का मैं सारांश आपको बताती हूँ कि कहाँ क्या हुआ था, है ना? तो ये कहानी उस व्यक्ति की है जो कि खिलौने वाला, मुरली वाला और मिठाई वाला बनकर बच्चों के बीच में आता था, है ना? और उन्हें खुशियाँ देकर अपने दुःख को दूर करने की कोशिश करता है ना? तो खिलौने वाला क्या था? खिलौने वाला अपने खिलौने बेचने के लिए मादक स्वर और मधुर स्वर में गाता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। उसके मुँह से जो वाक्य सुनते ही बच्चों में क्या मच जाती थी? हलचल मच जाया करती थी और बच्चे अपना खेलना अधूरा भूलकर मतलब छोड़कर, है ना? उसके पास चले आते थे। और जो युवतियाँ थी, है ना, जो स्त्रियाँ थी, वो अपने दरवाजे के पर पड़ी हुई चिक को उठाकर छज्जों से झाँकने लगती थी। बच्चों से घिरा खिलौने वाला अपने खिलौने की पेटी खोलकर बच्चों के बीच बैठ जाता और खिलौने देखकर बच्चे क्या हो जाते थे? पुलकित हो जाते थे और तोतली आवाज़ में उनका मूल्य पूछा करते थे, है ना? वह छोटे बच्चों की छोटी-छोटी उँगलियों में दबे पैसे लेकर खिलौने देता था। बच्चे अपने खेल में मग्न हो जाते और आगे, और फिर वो जब उनको खेलने लग जाते उस खिलौने से, तो वो खिलौने वाला फिर आगे बढ़ जाता था, है ना? तो फिर इसमें क्या होता है, राय विजय बहादुर के जो बच्चे थे, चुन्नू मुन्नू, भी खिलौने लाए थे, है ना? जब उसने खिलौने में खरीदे थे उससे, और वे खुशी से अपने माँ बाप को दिखा रहे थे। तो उनकी जो मम्मी थी, उनका नाम रोहिणी था। रोहिणी ने पूछा कि कितने में लिया है? तो मुन्नू ने बोला 2 पैसे में। रोहिणी सोचने लगी कि इतने सस्ते खिलौने वह कैसे देगा। इस विषय में उसने ज़्यादा सोचना ठीक ना समझा था, है ना? फिर वो क्या हुआ, मुरली वाला 6 महीने के बाद फिर क्या हुआ, जो खिलौने वाला था, है ना, वह नगर में फिर से मुरली वाला आया और ज़ोर ज़ोर से गाना गाते हुए आ रहा था, है ना? तो लोगों के बीच उसकी चर्चा होने लगी। लोग मानते थे कि वह मुरली बजाने में काफ़ी निपुण है और मुरली बजाकर गाना सुनाकर 2 पैसे में मुरली बेचता है। इससे पता नहीं उसे क्या मिलता होगा। तो लोग उससे बातें करते थे कि इतना सस्ता ये सामान बेचता है ना? और उससे क्या मिलता होगा? मुरली वाला, तो उन्होंने आपस में जब बात कर रहे थे लोग, तो उन्होंने बताया कि मुरली वाला लगभग कितने साल का होगा? 30-32 साल का, गोरा दुबला पतला नवयुवक था, है ना? जो बीकानेरी कहलाता था, सिर पर साफा बांधा करता था। लोगों ने सोचा कि यह वही खिलौने वाला तो नहीं है ना? उसकी चर्चा रोज होती थी। नगर की प्रत्येक गली में उसका जो मादक स्वर था, है ना, वो सुनाई देता था। रोहिणी ने भी याद किया कि वह इसी प्रकार गाकर खिलौने बेचा करता था। उसने अपने पति से भी, जब वो मुरली वाला वहाँ से मुरली बेचता हुआ जा रहा था उनकी गली से, तो रोहिणी ने अपने पति से चुन्नू मुन्नी के लिए भी क्या कहा था, मुरली लेने की बात कही। तो उसके पति विजय ने मुरली वाले को आवाज़ दी, तो मुरली वाले के साथ बच्चों का पूरा झुंड भी आ गया। बच्चे एक साथ कह उठे, हम भी लेंगे मुरली और हम भी लेंगे मुरली, है ना? तो मुरली वाले ने कहा कि मैं सबको देकर ही जाऊंगा। विजय बाबू के दाम पूछने पर उसने बताया कि 3 पैसे की है, पर मैं आपको कितने में दूंगा? 2 पैसे में लगा दूंगा इनको। तो उनके जो उसके रोहिणी के जो पति थे, विजय बाबू, बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है ना? सभी को 2 पैसे में देते होंगे, पर मुझ पर एहसान लाद रहे हो। तो मुरली वाले ने बताया कि 1000 मुरलियाँ एक साथ बनाने पर भी बनाई। जब उसने 1000 मुरलियाँ एक साथ बनाई, तब उसको वो कितने में पड़ी? 2 पैसे में पड़ी, है ना? तो विजय बाबू ने उससे 2 मुरलियाँ ले ली और अन्य बच्चों को भी फिर उसने मुरलियाँ देकर वह वहाँ से चला गया, है ना? एक बच्चे के पास पैसे ना थे। फिर उसने भी उस बच्चे को क्या करा, है ना, कि कहा कि अपनी माँ से पैसे लेने का उपाय बताकर उसको एक मुरली दे दी और वहाँ से चला गया। मुरली वाला फिर काफ़ी दिनों तक वापस नहीं आया और अपनी सहृदयता और सस्ती मूल्य बेचने की अमिट छाप सबके दिलों में छोड़ गया। उसकी जो स्नेह से आवाज़ को रोहिणी अक्सर याद किया करती थी, है ना? फिर उसके आगे का जो भाग था मैंने आपको नहीं पढ़ाया था। अब आगे हम पढ़ते हैं। 8 मास के बाद, 8 महीनों के बाद, सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केस राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। फिर क्या हो गए, 8 महीने हो गए, है ना? मुरली वाले को जाने के बाद सब उसको लगभग भूल गए थे। तो सर्दियों के दिन थे और रोहिणी नहाकर अपनी छत पर आए थे,
है ना। आजानुलंबित मतलब कि आपके घुटनों तक के जो बाल होते हैं लंबे, उनकी बात बोला, है ना। केश राशि मतलब सिर के सुंदर जो बाल होते हैं उनको सुखा रही थी, है ना। तभी उसको अपने क्या हुई, गली में एक आवाज़ सुनाई दी, जो उसने क्या कहा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला आ गया है। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे आऊँ, कोई आता ना हो, जरा हट के, मैं चिक के ओट में बैठी रहूँगी, है ना। तो उन्होंने जल्दी से वो नीचे आई छत से, और उन्होंने नीचे आई तो उसने देखा उसके पति मकान में नहीं थे घर पर। तो वहाँ पर उनकी जो एक बूढ़ी दादी थी वो थी बैठी हुई। तो रोहिणी ने उन्हें कहा कि आप जाकर उस मिठाई वाले को जरा कमरे में ठहराओ, है ना। तो मैं उसके सामने कैसे आऊँगी, क्योंकि वो अपरिचित है ना। तो आप जाकर, मैं आपके जो है सिर की जो है चिक जो है उसकी ओट में मैं वहाँ पर बैठी रहूँगी, है ना। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकी रहती हैं, जल्दी से नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ, है ना। तो वो दादी ने अपने उठ कर आई कमरे में, और उन्होंने मिठाई वाले को आवाज़ लाई कि आप इधर आइए। और मिठाई वाला निकट आ गया। तो उसने बोला, जैसे बोला कि दादी माँ आपको कितनी मिठाई दूँ, है ना। तो उसने कहा कि मेरे पास रंग बिरंगी रंग की कुछ खट्टी, कुछ मीठी, क्या है, जायकेदार, और देर तक जो मुँह पे टिकी रहने वाली है गोलियाँ हैं, खट्टी मीठी, है ना, जो जल्दी से नहीं घुलती, और बच्चे बड़े चाव से इसको चूसते हैं। तो उसने कहा कि ये फ़ायदेमंद भी है ना, इसको चूसने से खांसी भी दूर होती है। तो उसने कहा कि ये गोलियां हैं, मैं पैसे की आपको 16 देता हूँ, है ना। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, अतिशय मतलब बहुत अत्यधिक, बहुत अधिक, मतलब गंभीरता से उसने कहा। क्या कहा मिठाई वाले ने, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मतलब कि एक सम्मानित व्यक्ति था अपने नगर में। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था मेरे पास मकान था, मेरा काफ़ी बड़ा व्यापार था, है ना। गाड़ी और घोड़े भी थे, नौकर चाकर भी थे, सब कुछ थे। स्त्री भी थी, मतलब एक पत्नी भी थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे, है ना। मेरा वह सोने का संसार था। उसने कहा कि मेरा भरा पूरा एक घर था, वह भारी संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। उसने कहा बाहरी क्या था, संपत्ति का मेरे वैभव था, मतलब बहुत ज़्यादा संपत्ति थी, सुख सुविधाएं थी, है ना, ऐश्वर्य था, है ना। और भीतर भी सांसारिक जो सुख होते हैं वो सब कुछ था, है ना। उसने कहा कि मेरी स्त्री सुंदर थी, मेरे बच्चे मुझे अपने प्राण से भी ज़्यादा प्यारे थे, बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उसने कहा कि मेरे बच्चे इतने सुंदर लगते थे जैसे कि सोने के खेलते हुए सजीव, मतलब जिंदा जो खिलौने होते हैं सोने के, वो उनके समान वो थे। उनकी अटखेलियों के बारे में मैं आपसे क्या कहूँ, है ना। उनकी जो अटखेलियाँ होती है, बच्चों के जो क्रियाकलाप होते हैं, उनके बारे में आपको क्या बताऊँ, मतलब बहुत शरारती करते थे, है ना। और घर में उनकी वजह से कोलाहल, मतलब शोर मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। तो उसने कहा कि समय के साथ, है ना, और मेरे साथ कोई नहीं है, और यही हमारी विधाता की लीला है, अब कोई नहीं रहा है। दादी, प्राण निकले नहीं निकलते, इसीलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकलता हूँ। उसने कहा कि अब मेरा कोई नहीं रहा इस दुनिया में, है ना। उसने अपनी दादी से कहा कि अब प्राण, मतलब उनके साथ मरने से मेरे प्राण तो नहीं निकलेंगे, मैं भी नहीं मर सकता, है ना। इसलिए अपने उन बच्चों को की खोज में निकला रहता हूँ, और मैं उन जो लोग के जो बच्चे हैं इनमें अपने बच्चों को देखा करता हूँ। वे सब अंत में होंगे, तो कहीं यहीं कहीं, उसने कहा कहीं ना कहीं तो वो होंगे मेरे बच्चे, है ना। और क्या पता यहीं कहीं हो,
कहीं ना जन्म में हुई होंगे। उसने कहा कि जब उनकी मृत्यु होगी तो वो कहीं ना कहीं उनकी और उनका बच्चों के रूप में वो जरूर पैदा हुए होंगे, है ना। उसी तरह रहता हूँ घुल मिलकर मरता, है ना। तो उसने कहा कि मैं उनके साथ इसीलिए इन बच्चों के साथ में घुला मिलकर रहता हूँ, है ना। और इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। उसने कहा कि मुझे इन बच्चों के साथ जब मैं घुल मिल के रहता हूँ, इनको जब चीज़ें देता हूँ, तो इस सुख संतोष के साथ में मरूंगा कि मैं अपने बच्चों के साथ रहा हूँ। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। उसने कहा कि जब मैं इन बच्चों के साथ रहता हूँ तो मैंने आपको बताया कि उसने कहा कि उन बच्चों में अपने बच्चों की मुझे झलक दिखाई देती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल कर हंस खेल रहे हैं, और ऐसा लगता है कि इन्हीं बच्चों के अंदर वो उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है। उसने कहा मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है ना। आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है इस तरह उसे को भी पा जाता हूँ। उसने कहा कि मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है ना। जो नहीं है मैं उसको पाने के लिए यहाँ पर आता हूँ बच्चों के साथ खेलते हुए, और उसको इस तरह से यहाँ पर पाकर चला जाता हूँ। रोहिणी ने जब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर थी। उसने कहा रोहिणी ने जब उसकी तरफ देखा तो बेचारे की आंखें आंसुओं से भर आई थी, तरबतर हो गई थी। उसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए, और जब वो बातें खत्म हुई उसके इतने में चुन्नू मुन्नी रोहिणी के जो बच्चे थे वो वहाँ पर आ गए। रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले अम्मा मिठाई, है ना। जैसे अपनी मम्मी के पास गए, बोला कि मम्मी से लिपट कर छोटे बच्चे करते हैं, है ना। तो अपनी मम्मी के आंचल पर लिपटे बोले मम्मी हमें भी मिठाई चाहिए, मुझसे ले लो। और मिठाई वाले ने कहा कि मुझसे ले लो। यह कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़िया मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी, है ना। उसने मिठाइयों से 2 पुड़िया बनाई और उसमें मिठाइयाँ डाली और चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी के भीतर से पैसे फेंक दिए। रोहिणी ने अंदर से पैसे फेंकते हुए उसको दिए कि अब इनके पैसे ले लो। मिठाई वाले ने अपनी पेटी उठाई और कहा अब इस बार ये पैसे ना लूँगा, है ना। तो उसने कहा, क्योंकि उसका मन भर आया था, तो उसने कहा कि इस बार मैं इन पैसों को नहीं लूँगा, है ना। दादी बोली अरे अरे ना ना, अपने पैसे ले भाई। तो दादी ने कहा कि आप ऐसे कैसे जा रहे हो, है ना। जाने से पहले आप इनको पैसों को लेकर जाइए भैया, है ना। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, है ना। जब तक दादी ने उसे बोला कि आप पैसे ले जाओ, तब तक वो आगे गली में बढ़ गया, है ना। और अपनी मधुर आवाज़ में फिर से चिल्लाने लगा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला आ गया। अब आपके अभ्यास प्रश्न है इसमें। आपकी बुक का पहला प्रश्न था इसमें, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। मुरली वाला जो था मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचा करता था जिससे कि बच्चे और लोगों को उसकी वस्तुओं के आकर्षण बना रहे बच्चों में। यदि वो एक ही चीज़ बेचता, है ना, तो बच्चे उसके पास नहीं आते, है ना। बार बार कौन वो चीज़ें खरीदता है, तो इसलिए वो क्या करता था, हर बार नई नई एक ही सामान को बार बार खरीदने से बच्चों में क्या जाते हैं, रुचि नहीं रहती थी। और वह महीनों के बाद इसलिए आता था क्योंकि उसका अपना दूसरा व्यापार भी रहा होगा शायद, है ना। वह बच्चों के लिए नई नई वस्तुएं बनाकर बेचता था। नई वस्तु को बनाने में समय लगता था। दूसरा कारण यह भी था कि लाभ कमाने के लिए अपना सामान नहीं बेचता था, वह तो बस बच्चों की झलक देखने के लिए बच्चों को सस्ता सामान दिया करता था, है ना। मैंने कहा कि वो इसलिए बेचा करता था क्योंकि वो बच्चों से मिल पाए, है ना। और महीनों बाद इसलिए आता था क्योंकि वो जो बच्चों में क्या है उन चीज़ों को बनाने में भी टाइम लगता होगा, है ना। उसका हो सकता है कोई दूसरा वहाँ पे व्यापार भी रहा हो क्योंकि वो संपन्न परिवार का था, है ना। फिर आपका दूसरा प्रश्न था मिठाई वाले में कौन कौन से गुण थे जिसकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे, है ना। तो उसके मिठाई वाले में क्या क्या गुण थे, इसमें आपको ये लिखना है कि उनमें क्या क्या गुण थे। मुरली वाले में निम्नलिखित गुण थे, वह अत्यंत मधुर तथा मादक स्वर में गाना गाकर अपना सामान बेचा करता था, ये तो आपको पता है। वह अत्यंत विनम्र और मृदुभाषी था, है ना, बहुत अच्छे स्वभाव का था। बच्चों पर गुस्सा भी नहीं करता था और पैसे ना होने पर उनकी पसंद की जो वस्तुएं थी, है ना, वो उनको दे दिया करता था। वह स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ या आकर्षक खिलौने बेचा करता था। वह हर बार नई नई वस्तुएं लेकर बच्चों के बीच आता था, है ना। फिर ये आपका इसमें प्रश्न था। फिर इसमें आपका प्रश्न नंबर 3 था इसमें आपका कि विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता, दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क करते हैं। ये आपकी बुक का था इसमें।
है ना, कि वो दोनों क्या क्या तर्क प्रस्तुत करते थे अपनी उसमें बात के लिए, है ना। तो विजय बाबू ने क्या कहा था? विजय बाबू ने कहा था कि तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है ना, देते होंगे सभी को 2-2 पैसों में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो, है ना। और मुरली वाले ने क्या कहा था? आपको क्या पता बाबूजी इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहक का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम तो 2 ही पैसा है। आप कहीं से भी 2 पैसे में ये मूल्य नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनाई थी तब मुझे इस भाव में पड़ी थी। आपका ये क्वेश्चन था, ये मैंने नहीं करा अपनी आपकी नोटबुक में, है ना। फिर दूसरा है खिलौने, उसका चौथा प्रश्न था आपकी बुक का, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी, है ना। बच्चों में क्या उत्साह होता था ये बताना था आपको। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की निम्नलिखित प्रतिक्रियाएं होती थी। बच्चों में हलचल मच जाती थी, वे अपने खेल छोड़कर घरों और गलियों के उद्यानों से बाहर आ जाया करते थे, है ना। और वे हाफते भागते जल्दी जल्दी खिलौने वाले के पास पहुंच जाना चाहते थे, है ना। बच्चे अपने माता पिता से किसी न किसी तरह से पैसे ले ही लिया करते थे। उनकी मादक आवाज़ उन्हें बेकाबू बना देती थी और उसके पास आने की जल्दी में उन्हें अपनी गिरती हुई टोपी, पार्क में छूटे हुए जूते या कपड़ों की जरा भी ध्यान नहीं रह जाता था, है ना। फिर इसमें आपका प्रश्न 6 से पहले पास था, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर में खिलौने वाले का स्मरण क्यों हुआ था, है ना। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर में खिलौने वाले का इसलिए स्मरण हुआ था क्योंकि मुरली वाले बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाले की तरह ही बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला गाकर मुरली बेच रहा था। मुरली वाले का जो स्वर था खिलौने वाले की तरह ही मादक और मधुर था। उसे मुरली वाले की आवाज़ भी जानी पहचानी लगी थी, है ना। लोग मुरली वाले की मुरली बजाकर बेचने की कला से आपस में चर्चा किया करते थे, इसलिए उसे उसकी याद आ गई थी, है ना, मुरली वाले की। फिर आपका इसमें छठा प्रश्न है, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया था, है ना। तो क्या था, दादी माँ ने पूछा था उससे, रोहिणी ने पूछा था दादी माँ के रास्ते, तो दादी माँ ने बोला था कि दादी माँ की बातें सुनकर मिठाई वाले को अपने बीता हुआ समय याद आ गया, जब वह नगर का क्या था, प्रतिष्ठित व्यापारी हुआ करता था। उसकी सुंदर सी पत्नी थी और 2 छोटे छोटे सुंदर बच्चे थे। समय की गति के साथ साथ वे सब अब नहीं रहे, इसलिए वह भावुक हो गया था, है ना। उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया था? उसने निम्नलिखित कारण बताए थे इसके, इन बच्चों को हंसता खेलते उछलते कूदते देखकर लगता है कि इन्हीं में मेरे बच्चे होंगे, है ना। बच्चों के दुख में घुट घुट कर मरने से अच्छा है इन बच्चों के साथ सुख संतोष से मरना, और इन बच्चों में मुझे अपने बच्चों की एक झलक मिल जाती है, जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो ये आपका ये वाला इसमें प्रश्न था। फिर आपका इसमें 7वां प्रश्न था, है ना। 7वां प्रश्न क्या था आपका? तो उसने कहा कि अब इस बार मैं पैसे न लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? अब इस बार पैसे न लूँगा, ऐसा मिठाई वाले ने इसलिए कहा क्योंकि दादी के पूछने पर मिठाई वाला बहुत भावुक हो गया था। उसे अपने छोटे छोटे दोनों बच्चे याद आ रहे थे। उसे चुन्नू मुन्नू में अपने बच्चे दिखाई दे रहे थे, है ना। उनसे बिना पैसे लिए मिठाइयाँ देने से उसे अपूर्व खुशी प्राप्त हुई होगी, है ना। इसीलिए उसने कहा कि इस बार मैं आपसे कोई पैसे नहीं लूँगा, है ना। इसमें आपका 8वां प्रश्न है, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है ना। तो उन्होंने कहा कि रोहिणी चिक के पीछे से बात करती हैं, है ना। हमारे जो समाज है, भारतीय समाज, वहाँ आज भी जो औरतें होती हैं दरवाजे की ओट में या पर्दे के पीछे से, है ना, या चिक के पीछे से बात करती हैं, है ना। और कुछ बुजुर्ग औरतें, गाँव की जो औरतें हैं तो होती हैं, है ना, तथा कुछ जाति विशेष की जो औरतें होती हैं, वो लोग अपरिचित जो लोग होते हैं, अनजान लोगों से बात करते समय, अपने से बड़े बूढ़ों से बात करते समय पर्दा करके बात करती है ना। ऐसा वो शायद हो सकता है शर्म के कारण हो सकता है, या संकोच हो सकता है, या फिर उनके जो पहले से प्रथा चली आ रही हो इसके कारण होता हो, है ना। तो होते इसकी वजह से उसने इस तरह से बातें कर रही होगी, है ना। तो क्यों? तो उसने कहा कि आपकी राय में क्या यह सही है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही नहीं है ना। अब लड़कियां कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं औरतें, और इस ज़माने में भी इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए।
फिर इसमें आपकी कहानी से आगे के जो प्रश्न हैं, मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा सोचिए और इस आधार पर एक कहानी आपको बनानी है। ये सब जितने भी आपके जो प्रश्न हैं, इस तरह के जो प्रश्न हार्ट मेले, शादी आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती हैं, उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होता होगा, उन चेहरों के बारे में लिखिए। या इस कहानी में मिठाई वाला दूसरों को प्यार और खुशी देकर अपना दुख कम करता था। इस मिजाज की और कहानियाँ और कविताएं ढूंढिए और पढ़ना है। इस तरह की जो ये आपकी कहानी से आगे के जो प्रश्न हैं या अनुमान कल्पना वाले जो प्रश्न हैं, है ना, क्या था, आपकी गलियों में कई अजनबी फेरी वाले आते होंगे, आप उनके बारे में क्या क्या चीज़ें जानते हैं। अगली बार जब आप गली में कोई फेरी वाला आए तो उसके बातचीत करके जानने की कोशिश कीजिए, है ना। या फिर आपके माता पिता के ज़माने से लेकर अब तक फेरी वालों की आवाज़ों में कैसा बदलाव आया है ना। इस तरह की क्या आपको लगता है कि वक्त के साथ फेरी वालों के स्वर में कम हुए हैं, कारण भी आपको लिखने हैं। ये जितने भी आपके जो प्रश्न हैं कहानी से आगे और अनुमान और कल्पना के जो प्रश्न हैं, ये मैं आपको आपके जो जूम क्लास है उसमें आपसे पूछूंगी। धन्यवाद।